प्रदेश में कई अफसरों के लिए दूसरा करियर बनी है राजनीति। पूर्व आईपीएस असीम अरुण, पूर्व आईएएस राम बहादुर भाजपा में शामिल हुए। कल्याण सिंह के समय उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे असीम के पिता श्री राम अरुण। मायावती सरकार में प्रभावशाली आईएएस थे राम बहादुर। अधिकारियों के वीआरएस लेकर राजनीति में कूदने के कई उदाहरण हैं और इससे पहले पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा भी उत्तर प्रदेश भेजे गए। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल भी भाजपा में प्रवेश कर चुके हैं और इस समय भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं बृजलाल। 2014 में पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह भाजपा में शामिल हुए। बागपत लोकसभा सीट पर सत्यपाल सिंह से हार गए थे अजीत सिंह। तो ये पुराना इतिहास है, पहले भी इस तरह से अफसरों का वीआरएस लेकर राजनीति में शामिल होना रहा है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कई अफसरों के लिए ये दूसरा करियर राजनीति बनी हुई है, जिसमें पूर्व आईपीएस असीम अरुण हो, पूर्व आईएएस राम बहादुर हो, भाजपा में दोनों शामिल हुए। कल्याण सिंह के समय भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे असीम के पिता श्री राम अरुण। मायावती सरकार में प्रभावशाली आईएएस थे राम बहादुर। इधर अधिकारियों के वीआरएस लेकर राजनीति में कूदने के कई उदाहरण सामने हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड में शेखर गुप्ता का लेख इस समय गंभीर स्थिति में पहुंच रहा है पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से संकेत मिल रहे हैं। इस समय कुछ ठीक नहीं दिखती पाकिस्तान की स्थिति। अपने भीतर झांक रहा है पाकिस्तान, उसे तत्काल राहत की जरूरत है। भारत को करना चाहिए पाकिस्तान की स्थिति का अध्ययन भी। तो बिजनेस स्टैंडर्ड में शेखर गुप्ता का बेहद अहम लेख है और इस समय गंभीर स्थिति में पहुंच रहा है पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से ये संकेत मिल रहे हैं और इस समय कुछ ठीक नहीं दिखती पाकिस्तान की स्थिति। अपने भीतर झांक रहा पाकिस्तान, उसे तत्काल राहत की जरूरत है। भारत को करना चाहिए पाकिस्तान की स्थिति का अध्ययन। टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादकीय कास्ट एंड कॉस्ट उत्तर प्रदेश में पार्टियों के टिकट वितरण का साफ संदेश है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिवाद चरम पर है। पिछड़ी जातियों के नेताओं के भाजपा छोड़ने से हलचल मची हुई है। जातियों के गुणा भाग में उलझी है भाजपा सहित तमाम पार्टियां भी, लेकिन देश को चुकानी होगी इसकी सामाजिक आर्थिक कीमत। सरकार बनाते समय भी साफ दिखता है जातिवाद का असर। तो ये साफ नजर आता है जिस तरह से बिना जाति के या जातियों पर जिस तरह से कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी पार्टियों के टिकट वितरण का ये साफ संदेश नजर आता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिवाद चरम पर है। पिछड़ी जातियों के नेताओं के भाजपा छोड़ने से अब यहाँ पर हलचल भी मची हुई है। जातियों के गुणा भाग में भाजपा सहित तमाम पार्टियां भी उलझी हुई। गोवा में उत्पल पर्रिकर को आम आदमी पार्टी में लाने के प्रयास हैं। पणजी से भाजपा के टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं उत्पल। 2 दशक तक पणजी के विधायक रहे उत्पल के पिता मनोहर पर्रिकर। पिता की सीट पर उत्पल को भाजपा का टिकट नहीं मिल रहा है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्पल के सामने प्रस्ताव रखा, अगर चाहें तो आम आदमी पार्टी में उत्पल शामिल हो सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रस्ताव उत्पल पर्रिकर के सामने रखा गया है। गोवा में उत्पल पर्रिकर को आम आदमी पार्टी में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पणजी से भाजपा के टिकट के लिए उत्पल प्रयास कर रहे हैं। 2 दशक तक पणजी के विधायक रहे हैं उत्पल के पिता मनोहर पर्रिकर। पिता की सीट पर उत्पल को भाजपा का टिकट नहीं मिल रहा है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव रखा है उत्पल के सामने कि अगर वो चाहे तो आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बस्सी पठाना से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री चन्नी के भाई चरणजीत सिंह। चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह ने सरकारी नौकरी छोड़ी है। बस्सी पठाना सुरक्षित सीट से चाहते थे कांग्रेस का टिकट। भाई मुख्यमंत्री फिर भी नहीं मिला डॉक्टर मनोहर सिंह को टिकट। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक गुरप्रीत सिंह को भी टिकट यहां पर दिया है, इसलिए बस्सी पठाना से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे डॉक्टर मनोहर सिंह। तो निर्दलीय लड़ने का निर्णय लिया है। बस्सी पठाना से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री चन्नी के भाई चरणजीत सिंह। चन्नी के भाई हैं डॉक्टर मनोहर सिंह। सरकारी नौकरी उन्होंने छोड़ी है। बस्सी पठाना सुरक्षित सीट से वो कांग्रेस का टिकट चाहते थे। भाई मुख्यमंत्री हैं, फिर भी डॉक्टर मनोहर सिंह को टिकट यहां से नहीं मिला। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक गुरप्रीत सिंह को ही यहां से टिकट दिया है और इसलिए बस्सी पठाना से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे डॉक्टर मनोहर सिंह। अमेरिका के टेक्सास में यहूदी धर्मस्थल पर आतंकी हमला नाकाम हुआ है। एफबीआई की टीम ने हमलावर पाकिस्तानी आतंकी को गोली से उड़ाया। पाकिस्तानी आतंकी ने हमला कर बनाया था 4 लोगों को बंधक। शनिवार को मलिक फैसल अकरम ने 4 लोगों को बंधक बनाया। 12 घंटे की लुका छिपी के बाद एफबीआई की गोली से मारा गया है आतंकी। आफिया सिद्दीकी को जेल से रिहा करने की मांग कर रहा था। पाकिस्तानी अमेरिकी न्यूरो साइंटिस्ट है आफिया सिद्दीकी। अमेरिका में 86 वर्ष की कैद काट रही है आफिया सिद्दीकी। तो ये बेहद अहम, जहां 12 घंटे की लुका छिपी के बाद एफबीआई की गोली से आतंकी मारा गया है। आफिया सिद्दीकी को जेल से रिहा करने की मांग कर रहा था। पाकिस्तानी अमेरिकी न्यूरो साइंटिस्ट है आफिया सिद्दीकी। अमेरिका में 86 वर्ष की कैद काट रही है आफिया सिद्दीकी।
उधर मार्च से शुरू हो सकता है 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन का अनुमान है। NTAGI प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने इसे लेकर घोषणा की। फरवरी के आखिरी में शुरू होगी 12 से 14 आयु वर्ग के टीकाकरण की तैयारी। पहला टीका लगवा चुके हैं 15 से 17 आयु वर्ग के 3 करोड़ 30 लाख किशोर। 3 जनवरी के बाद 13 दिन में 15 से 17 आयु वर्ग में 45% यहां पर टीकाकरण हो चुका है। तो तेजी के साथ युवाओं में भी टीकाकरण हो रहा है। 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण मार्च से शुरू हो सकता है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन का अनुमान है। NTAGI प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने इसे लेकर घोषणा की। फरवरी के आखिरी में शुरू होगी 12 से 14 आयु वर्ग के टीकाकरण की तैयारी। पहला टीका लगवा चुके हैं 15 से 17 आयु वर्ग के 3 करोड़ 30 लाख किशोर। 3 जनवरी के बाद 13 दिन में 15 से 17 आयु वर्ग में 45% टीकाकरण हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स का संपादकीय ECI एक्सटेंड्स द मोरेटोरियम। चुनाव आयोग ने कोविड दिशा निर्देशों को आचार संहिता से जोड़ा है। चुनाव प्रचार के दौरान आपदा प्रबंधन के नियम सख्ती से लागू होंगे। 22 जनवरी तक सार्वजनिक चुनाव प्रचार पर रोक का स्वागत किया गया। लोगों के स्वास्थ्य की कीमत पर भीड़ भरा चुनाव प्रचार ठीक नहीं है। चुनाव आयोग और पार्टियों को जिम्मेदारी समझने की यहाँ पर जरूरत है और इसलिए सभी स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का, जिसे 15 जनवरी से बढ़ाकर 22 जनवरी तक किया गया और 22 जनवरी तक सार्वजनिक चुनाव प्रचार पर रोक का सभी स्वागत कर रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य की कीमत पर भीड़ भरा चुनाव प्रचार ठीक नहीं है और इसे कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। चुनाव आयोग और पार्टियों को जिम्मेदारी अपनी समझनी होगी और इसे समझने की जरूरत भी है। क्या ब्रिज क्षेत्र में भाजपा का ब्राह्मण चेहरा होंगे उपाध्याय? पिछले हफ्ते बसपा छोड़ भाजपा में आए रामवीर उपाध्याय। मायावती की बसपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं उपाध्याय। ऊर्जा, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन जैसे विभाग संभालते थे। फतेहपुर सीकरी से सांसद रह चुकी उपाध्याय की पत्नी सीमा फिलहाल हाथरस जिला पंचायत प्रमुख है। सीमा उपाध्याय। रामवीर उपाध्याय की सक्रियता से अब भाजपा को यहाँ पर फायदा होगा। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि पिछले हफ्ते बसपा छोड़कर भाजपा में रामवीर उपाध्याय आए हैं, तो क्या ब्रिज क्षेत्र में भाजपा का ब्राह्मण चेहरा होंगे उपाध्याय? सिंगापुर में बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का कीर्तिमान। इंडिया ओपन सुपर 500 का खिताब अपने नाम किया है। लक्ष्य सेन बने हैं इंडिया ओपन 2022 पुरुष एकल वर्ग चैंपियन। इंडिया ओपन जीतने वाले तीसरे भारतीय लक्ष्य सेन हैं। 1981 में पहली बार प्रकाश पादुकोण ने यह खिताब जीता था। 2015 में किदाम्बी श्रीकांत ने जीता पहला सुपर 500। रविवार को लक्ष्य सेन ने जीता है इंडिया ओपन 2022 का खिताब। सपा रालोद गठबंधन को भारतीय किसान यूनियन का समर्थन है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने इसे लेकर घोषणा की। विधानसभा चुनाव में सपा रालोद प्रत्याशियों को वोट देंगे किसान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 36 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। 36 में से 26 विधानसभा सीटों पर रालोद उम्मीदवार लड़ रहे हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी नरेश टिकैत से मुलाकात कर चुके हैं इसे लेकर। तो भारतीय किसान यूनियन का समर्थन कर रहे हैं सपा रालोद गठबंधन को। भारतीय किसान यूनियन का भी समर्थन मिल रहा है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत जिन्होंने ये घोषणा की। विधानसभा चुनाव में सपा रालोद प्रत्याशियों को किसान वोट देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 36 विधानसभा सीटों पर मतदान है। 36 में से 26 विधानसभा सीटों पर रालोद उम्मीदवार लड़ रहे हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी नरेश टिकैत से मुलाकात कर चुके हैं। गोवा में कांग्रेस के साथ तालमेल चाहती है तृणमूल कांग्रेस। गोवा विधानसभा चुनाव के मतदान में सिर्फ 1 महीना बाकी है। तृणमूल की गोवा प्रभारी महुआ मोइत्रा ने इसे लेकर खुलासा किया। दोनों पार्टियों में शीर्ष स्तर पर तालमेल के प्रयास जारी हैं। तृणमूल कांग्रेस से नाराज गोवा के कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस के लिए खुदकुशी जैसा होगा तृणमूल से तालमेल। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का विवादित बयान। कहा, मैं बहस क्यों कर रहा हूं, मैं पिछले 30 साल से राजनीति में हूं। लोग 5 साल में एक पीढ़ी को बचाते हैं। ये सभी स्कूल और कॉलेज 1 या 2 पीढ़ियों को बचाते हैं। इतने सालों की राजनीति में मैंने कोई स्कूल नहीं लिया, मैंने कोई ठेका नहीं लिया है। मैं मोदी को इसलिए मार सकता हूं क्योंकि वो लोगों को बांटते हैं, उसे शापित किया जा सकता है। मोदी कहेंगे कि मेरे खिलाफ एक अभियान था, ईमानदार नेतृत्व यहाँ आपके लिए है। वो सोचता है कि आपके पास पैसा है, आप उसे रणनीति में धोखा दे रहे हैं। नाना पटोले के विवादित बयान का वीडियो भी अब जमकर वायरल हो रहा है और इस तरह से ये विवादित बयान नाना पटोले ने दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का ये विवादित बयान है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मैं बहस क्यों कर रहा हूं, मैं पिछले 30 साल से राजनीति में हूं। लोग 5 साल में एक पीढ़ी को बचाते हैं। ये सभी स्कूल और कॉलेज 1 या 2 पीढ़ियों को बचाते हैं।
इतने सालों की राजनीति में मैंने कोई स्कूल नहीं लिया, मैंने कोई ठेका नहीं लिया है। मैं मोदी को इसलिए मार सकता हूँ क्योंकि वो लोगों को बांटते हैं, उसे शापित किया जा सकता है। मोदी कहेंगे कि मेरे खिलाफ एक अभियान था, ईमानदार नेतृत्व यहाँ आपके लिए है। वो सोचता है कि आपके पास पैसा है, आप उसे रणनीति में धोखा दे रहे हैं। नाना पटोले के इस विवादित बयान का वीडियो भी अब जमकर वायरल हो रहा है। 144 वर्ष पुराना ऐतिहासिक सिकंदराबाद क्लब जलकर राख। ब्रिटिश जमाने के देश के सबसे पुराने क्लबों में से एक रविवार तड़के सिकंदराबाद क्लब भीषण आग की चपेट में आ गया। तड़के 3 बजे आग बुझाने पहुंची थी 10 दमकलें भी। आग बुझाने में 3 से 4 घंटे का वक्त भी लगा। इस दौरान क्लब पूरी तरह से राख हो गया। क्लब में आग लगने की जांच जारी है। शॉर्ट सर्किट होने का संदेह यहाँ पर जताया जा रहा है। माना यही जा रहा है कि सुबह 3 बजे जो आग लगी वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, लेकिन ये 144 वर्ष पुराना ऐतिहासिक सिकंदराबाद क्लब है जो जलकर राख हुआ है। ब्रिटिश जमाने के देश के सबसे पुराने क्लबों में से एक है ये सिकंदराबाद क्लब। रविवार तड़के सिकंदराबाद क्लब भीषण आग की चपेट में आया। बताया जा रहा है कि तड़के 3 बजे आग लगी। आग बुझाने पहुंच गई थी 10 दमकलें। आग बुझाने के प्रयास भी लगातार जारी रहे। 3 से 4 घंटे लगे यहाँ पर आग बुझाने के लिए, लेकिन इस दौरान क्लब पूरी तरह से राख हो चुका था। क्लब में आग लगने की जांच जारी है। शॉर्ट सर्किट हालांकि वजह माना जा रहा है। संदेह यही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही यहाँ पर आग लगी होगी। 144 वर्ष पुराने ऐतिहासिक सिकंदराबाद क्लब जलकर राख हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। क्लब जिसमें आग लगी, लगातार कोशिशें जारी थी। करीब 10 दमकलें मौके पर पहुंच गई थी तड़के 3 बजे और 3 से 4 घंटे का वक्त इस आग को बुझाने में लग गया। लगातार कोशिश जारी रही, आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग बुझाई गई 3 से 4 घंटे का जो वक्त लगा उसमें पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। सिकंदराबाद क्लब ऐतिहासिक क्लब है, 144 वर्ष पुराना। कोरोना काल में भारत में अमीर गरीब की खाई बढ़ी है। कोरोना काल के दौरान देश के 84% परिवारों की कमाई घटी, लेकिन देश में अरबपति 102 से बढ़कर हो गए 142। गैर सरकारी संगठन ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। 2021 में जहां भारत में 84% परिवारों की आय में 2021 में गिरावट आई, वहीं भारतीय अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई है। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 का पहला दिन है और इसी मौके पर ऑक्सफैम इंडिया की तरफ से वार्षिक असमानता सर्वे जारी किया गया। सर्वे में खुलासा हुआ है टॉप 10 अमीरों के पास इतनी दौलत है, वे देश के सभी स्कूलों और कॉलेजों को अगले 25 सालों तक चला सकते हैं। तो ये अमीर और गरीब की खाई बीच में जरूर आई है। जिस तरह से ये आंकड़े बयां करते हैं, कोरोना काल में भारत में अमीर गरीब की खाई बढ़ गई है। कोरोना काल के दौरान देश के 84% परिवारों की कमाई घटी है, लेकिन देश में अरबपति 102 से बढ़कर हो गए 142। गैर सरकारी संगठन ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। जहां 2021 में भारत में 84% परिवारों की आय में 2021 में गिरावट हुई, वहीं भारतीय अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई है। और आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 का पहला दिन है और इसी मौके पर ऑक्सफैम इंडिया की तरफ से वार्षिक असमानता सर्वे जारी हुआ और सर्वे में खुलासा हुआ टॉप 10 अमीरों के पास इतनी दौलत है, वे देश के सभी स्कूलों और कॉलेजों को अगले 25 सालों तक चला सकते हैं। चुनाव पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी बैठक में मौजूद हैं। तीसरे चौथे चरण के उम्मीदवारों के नामों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है और बैठक में 231 सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है। सहयोगी दलों की सीटों पर भी फैसला यहां पर होगा। तो बेहद अहम बैठक है क्योंकि उम्मीदवार चुनना है, किस पर मुहर लगती है, ये भी बेहद अहम है। यूपी चुनाव पर भाजपा कोर कमेटी की बेहद अहम बैठक इसी को लेकर है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, जेपी नड्डा मौजूद है, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी बैठक में शामिल हुए। तीसरे चौथे चरण के उम्मीदवारों के नामों पर यहां चर्चा हो रही है। बैठक में 231 सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है। सहयोगी दलों की सीटों पर भी यहां फैसला होगा। बच्चों के वैक्सीनेशन पर बड़ी खबर है। एनटीएजीआई के चीफ डॉक्टर एनके अरोड़ा का दावा है 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन पूरा हुआ। 12 से 14 साल के बच्चों को टीका जल्द लगेगा। मार्च से शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन, तो मार्च से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है बच्चों के लिए। बच्चों के वैक्सीनेशन पर यह बड़ी खबर, जहां एनटीएजीआई के चीफ डॉक्टर एनके अरोड़ा ने इसे लेकर दावा किया। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन पूरा हुआ है और अब 12 से 14 साल के बच्चों को टीका जल्द ही लगेगा। मार्च से शुरू हो सकता है ये वैक्सीनेशन। ओपी राजभर ने चंद्रशेखर को दिया है नया ऑफर। चंद्रशेखर मनाने में जुटे हैं समाजवादी संगठन।
चंद्रशेखर को पश्चिम की भरपाई पूर्व में करने का ऑफर है। पूर्वी यूपी में चंद्रशेखर को ज्यादा सीट देने का ऑफर दिया जा रहा है। अपने कोटे से सीट देने को तैयार है राजभर, तो मनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। ओपी राजभर ने चंद्रशेखर को ये नया ऑफर दिया है। चंद्रशेखर को मनाने में जुटे हैं समाजवादी संगठन। चंद्रशेखर को पश्चिम की भरपाई पूर्व में करने का ऑफर है। पूर्वी यूपी में चंद्रशेखर को ज्यादा सीट देने का ऑफर है और अपने कोटे से सीट देने को तैयार है राजभर। इधर पंजाब में चुनाव की तारीख बदली है। पंजाब में चुनाव 6 दिन के लिए टला है। पंजाब में 20 फरवरी को ये चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने पंजाब में बदली है चुनाव की तारीख। पहले 14 फरवरी को ये चुनाव होना था। संत रविदास जयंती के चलते तारीख में बदलाव किया गया है और अब 14 की जगह 20 तारीख को ये वोटिंग होगी पंजाब में। पंजाब चुनाव के लिए 25 जनवरी को नोटिफिकेशन होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 1 फरवरी होगी। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 4 फरवरी होगी और मतदान अब 14 की बजाय 20 फरवरी को होगा। एक ही चरण में यहां पर मतदान होना है पंजाब में, लेकिन बदलाव तारीखों को लेकर किया गया है क्योंकि संत रविदास जयंती है और इसी के चलते ही तारीख में बदलाव किया गया।